श्री गंगानगर में प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न। क्योंकि देखिए आप एक मकान नहीं दे रहे हो, आप एक शहर को आकार दे रहे हो। हम लोग हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की ब्रांडेड मटेरियल का यूज़ करते हैं। बट प्राइवेट वालों को बैंक लोन कहाँ देते हैं? उन लोगों को होम लोन मिलने में कोई दिक्कत और उस भावना का आप लोग कितना सम्मान करते हैं, ये एक डेवलपर को तो समझना ही चाहिए। नहीं। हम लोग कॉलोनी में सिर्फ प्लॉट लेके मकान बनाते हैं। ये सारा रोल कॉलोनी वाले का। वास्तु का मकान में होना 100%। क्रिप्टो में करते हैं, कुछ शेयर मार्केट में करते हैं, ऐसे मकानों में जैसे इन्वेस्टमेंट किया किसी ने। जो आप इसको शेयर मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक गैम्बलिंग है। उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है मकान में। कि मकान अभी 6 महीने बनाए हुए और सीलन आए। एक तो समस्या आपने सही पकड़ी और दूसरी समस्या दीमक की। जैसे हाइट्स कितनी देते हैं, हाइट तो इलेक्ट्रिसिटी का बोझ भी तो देश पे बढ़ता है ना। पार्क और पार्किंग की क्या व्यवस्था रहती है आपके? गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स का पालन कर रहा है। ये तो गुप्ता जी, ये तो सारे बिल्डर यही भाषा बोलते हैं जो आप। नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी एक नए विषय के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नितांत जरूरी है और उसके विषय में भी जानना जरूरी है। मैंने अपने मित्रों की सहायता से इस विषय पे रिसर्च किया और आज आपके बीच में जिस अतिथि को लेके आया हूं, वो इस विषय के पारंगत और महारथी है। हम उनसे जानेंगे कि ये जो विषय हम आज आपके बीच में लेके आए हैं, इस विषय के बारे में आप सबके बीच में वो अपने क्या विचार रखते हैं। ये विषय आप सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। आइए हम जानते हैं हिंकॉन डेवलपर्स के बारे में। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कंपनी आपने कैसे प्रारंभ की, कब प्रारंभ की और किन लोगों के साथ की? और ये नाम हिमकन जो है, ये बड़ा यूनिक सा लग रहा है, तो इसके विषय में थोड़ा सा आप हमें बताएं। भाई साहब, जब एक कोविड का दौर चल रहा था तो लोगों को ना एक वास्तविकता समझ में आई कि छोटे शहरों में रहना बड़े शहरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ समस्याएं कम हैं, वहाँ लोगों का आपसी तालमेल अच्छा है। और उसी समय में हमारे दिमाग में एक ये आइडिया आया कि हमारे श्री गंगानगर शहर में प्लॉटिंग तो बहुत होती है, लेकिन बने बनाए मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। मकानों में लोगों के दो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। पहला है क्वालिटी और दूसरा है ट्रस्ट। जब तक लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगी और एक ट्रस्ट नहीं होगा जिससे वो ले रहे हैं, वो कमिटेड आदमी नहीं मिलेगा, तब तक वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इनकन डेवलपर्स, हम लोगों ने एक 2021 में शुरुआत की इसकी। और इसका मतलब होता है पर्वत, यानी कि लगातार निरंतर जिंदगी में आगे बढ़ना। तो हमने इस छोटे से व्यापार की 2021 में शुरुआत की। लगभग कितने लोग आपकी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं? आज भाई साहब हमने लगभग 200 से ज़्यादा मकान बनाकर। नहीं नहीं, आपने आपकी कंपनी के साथ किस किस तरह के कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी कंपनी में इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सुपरवाइजर्स। तो ये जो आप मकान बनाते हो, कितने तरह के बनाते हो? जो क्या ये नक्शे के हिसाब से बनाते हो, या सामने वाला आपको कुछ कस्टमाइज करने को कहता है, उस हिसाब से उन्हें क्या तरीका सिर्फ रहता है? हम लोग अलग-अलग साइज़ के मकान बना रहे हैं, जैसे 20-50, 25-50, 25-45, 25-60, 25-55। ये मकान हम कॉलोनीज़ में बनाते हैं और हर एरिये का पहले सर्वे किया जाता है और उस एरिये की क्या ज़रूरत है, किस बजट में, किस साइज़ में, उसको देखते हुए बनाते हैं। हमारे सभी मकान वास्तु के हिसाब से बने होते हैं और उसमें जो उस एरिया के लिए बेहतरीन विकल्प होता है, वही हमारे अच्छे वास्तु इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट से कंसल्ट होकर उस एरिया में उन मकानों को हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। हुँ। नहीं तो और भी दूसरी रियल एस्टेट कंपनीज़ भी तो होंगी यहाँ, जो आपकी तरह का काम करती है। तो आप उनसे अलग हटके या क्या ऐसा कुछ? भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि लोग मकान तो बना के देते हैं, लेकिन उस जिस परिवार ने मकान लिया है, उनके रहने के बाद अगर मकान में कोई समस्या आती है, तो लोग उसके लिए उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं करके देते हैं। उन लोगों के लिए किसी प्रकार की सर्विस नहीं दे पाते हैं। हम लोग हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की ब्रांडेड मटेरियल का यूज़ करते हैं। सुपरवाइज़र्स की देखरेख में मकान को बनाते हैं, रेगुलर बेस पे उनकी तराई करते हैं और
मकान देने के बाद भी अगर हमारे कस्टमर को किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो हमारी टीम सदैव तैयार रहती है कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे पाए। एक जैसे सामान्य समस्या जो मकान में आती है कि जैसे हमने जैसे कंपनीज़ करती है कि भई जिसे मकान लेना है, तो वो बेचारा कुछ लोन लेता है, कुछ चाहे बड़ा भी खरीदार हो, तो वो भी आपसे क्योंकि आपके पास में 2-3 तरह के ग्राहक हैं। जैसे एक इन्वेस्टर होगा आपका, जो 8-10 खरीदता होगा बल्क में आपसे और फिर दूसरों को रीसेल करता होगा। लेकिन कुछ सामान्य लोग भी हैं जो मकान लेने के लिए आते हैं। तो आप उनकी क्या सहायता करते हैं? इसमें कुछ कोई सहायता भी आप देते हैं कि भई जैसे उसके पास कम पैसे हैं, तो जैसे लोन करवा देना या इस टाइप की कोई सहायता आप उनको देते हैं अपनी तरफ से? आपने कुछ कंसल्टेंट रखे हैं ऐसे? भाई साहब हमारे पास ना 80% लोग मकान लेने वाले यूज़र लोग ही होते हैं, इन्वेस्टर्स कम होते हैं। और यूज़र्स लोगों में इस एरिया में होम लोन लेने का अच्छा ट्रेंड है। जी। क्योंकि होम लोन आज की डेट में सबसे कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सारी बैंकें दे रही है। हाँ, सभी बैंकें दे रही हैं। और उसमें भी हमारे पास ज़्यादातर कर्मचारी वर्ग होता है। जैसे बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट नौकरी पेशे वाला आदमी, उन लोगों को होम लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो होम लोन गंगानगर में 50 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनमें आप अपना सिबिल रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, आप अपनी 3 साल की आईटीआर दें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, उसका वैल्यूएशन हो, 10 से 12 दिन में लोन बन जाता है। तो हम लोगों का एक टाई अप है बैंक्स के साथ, हमारा रजिस्ट्रेशन है। हम लोग अपना जो प्रॉपर्टी के कागज़ उपलब्ध कराते हैं, जो कस्टमर है वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देता है और बड़ी आराम से लोन हो जाता है। तो आदमी को पेमेंट देने में, करने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। उसके लिए पेमेंट के मामले में हमारे साथ डील करने में बड़ा ईज़ी रहता है। अभी आप तो डेवलपर हैं ही हैं। अभी मकानों को लेके 1-2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सीलन की समस्या बहुत मकानों में आती है और उसका कारण ये होता है कि डेवलपर्स मकान तो बना के बेच देता है, लेकिन वो वहाँ की जो लैंड है, उसकी क्या हेल्थ है, इसके बारे में वो कभी क्या आप ऐसा कुछ मकान को बिल्डअप करने के पहले सर्वे करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं कि वो सीलन की समस्या मकानों में बहुत ज़्यादा आती है और हर लगभग आप समझो 70% लोग इससे दुखी है कि मकान अभी 6 महीने बनाए हुए और सीलन आ गई। तो इसके लिए क्या आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं पहले? भाई साहब, एक तो समस्या आपने सही पकड़ी और दूसरी समस्या दीमक की भी है। 2 समस्याएँ अमूमन इस क्षेत्र में इसलिए आती है कि यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनें ना एग्रीकल्चर ज़मीन है, जी, नमी वाली ज़मीन है। नई वाली ज़मीन है। लेकिन क्या है कि जैसे जब मकान को चालू करा जाता है ना, तो उसका जो सबसे पहले बेस होता है, यानी कि उसकी नींव होती है, उसमें ना कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करोगे ना, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे पहले आपके डेवलपर्स करते हैं? हम क्या कर हम क्या करते हैं, एक तो हम ना नीचे डोर लेंटर बीम, नीचे का बीम, डोर लेंटर नहीं, नींव वाला बीम ज़रूर डालते हैं। अच्छा। नींव वाले बीम से क्या होता है, वो सीलन को रोक लेता है और नीचे के ना जो नींव को है वो बांध के रखता है। जी, जी, जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप डीपीसी करते हैं ना, वो डीपीसी आपकी अच्छी थिक और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आजकल ना केमिकल आती है, वाटरप्रूफिंग आती हाँ, है। वाटरप्रूफ के साथ। वो आप अगर प्लास्टर करने से पहले डीपीसी से ऊपर करते हैं 3 फुट 4 फुट तक, तो वो सीलन को रोक के रखता है। पॉइंट नंबर 5, जो आप नीचे टैंक बनाते हैं ना, उस टैंक में अगर आपने वाटरप्रूफिंग की है, प्रॉपर चिप्स दाना लगाया है, क्योंकि वो एक टैंक भी सीलन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो उस टैंक से आप पानी का हर तरीके से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा दीमक के लिए हम जितनी भी हमारी चौकाठ यूज़ करते हैं, वो सारी लोहे की यूज़ करते हैं। जो भी हम मोल्डिंग लगाते हैं, वो टर्मिनेट प्रूफ लगाते हैं स्टील तार वगैरह के मटेरियल में, जिससे कि दीमक की समस्या इन जगह नहीं आती है। उसके अलावा कोशिश रहती है हमारी कि हम दीमक की दवाई भी छिड़कवाएँ। फिर जो मिट्टी की भर्ती होती है, मिट्टी की भर्ती हमारी कोशिश रहती है कि हम बेक्लो मिट्टी की करें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती, क्योंकि बेक्लो मिट्टी में क्या होती है, दीमक ऊपर की तरफ नहीं पकड़ती है। कच्चा फर्श आपका प्रॉपर हो, कच्चे फर्श के टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर मसाला लगे, प्रॉपर तराइयाँ हों। अगर आप नहीं, ये तो देखो, ये तो गुप्ता जी, ये तो सारे बिल्डर यही भाषा बोलते हैं जो आप बोलते हो। देखो, अभी सबसे बड़ी जो समस्या है एक ग्राहक के लिए जो अपना मकान खरीदना चाहता है, कोई भी मकान एक व्यक्ति और परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय से जुड़ा हुआ है और उस भावना का आप लोग कितना सम्मान करते हैं, ये एक डेवलपर को तो समझना ही चाहिए क्योंकि वो एक मानवीय विषय भी है। 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे एक विषय ये है कि आप जिस शहर में रहते हो, तो उसकी एक अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति होती है। जैसे अगर आप हिमालय पे हो, तो वहाँ बर्फ़ का सामना आपको करना पड़ेगा, ठंडी हवाओं का करना पड़ेगा।
तो वैसे ही अगर आप डेजर्ट में रहते हो बहुत ज़्यादा, तो डेजर्ट की भौगोलिक परिस्थिति का सामना करना पड़े। आप जिस शहर में बनाते हो, इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि गर्मियों में ये प्रचंड गर्म होता है शहर और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। तो ये जो मकान आप बना के बेचते हो, जिनमें लोगों को 24/7 वहीं रहना है, वो एक उसका निवास स्थान है। तो वो उस मौसमी तंत्र का सामना प्रॉपर उस मकान में करे, उसके हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए, इसका कोई प्रॉपर आप लोग प्लान करके कोई काम करते हो? भाई साहब क्या रहता है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मकान ज़िंदगी में आदमी से आसानी से नहीं और उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा-पूँजी लग जाती है मकान बनाने में। फिर तो हम लोग जहाँ भी मकान बनाते हैं ना, 1-1 2-2 मकान बनाते हैं, हम पूरी लाइन में मकान बनाते हैं। क्या होता है जब मकान 3 साइड से पैक हो जाता है ना, तो कभी भी पड़ोस का कंस्ट्रक्शन चलेगा, वो उस मकान को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पॉइंट नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है कि मकान में प्रॉपर तराई का होना बहुत ज़रूरी है और नहीं, आप तराई तो एक सब्जेक्ट है। नहीं, उसके अलावा सुनो आप मेरी तराई तो उसकी मजबूती का मजबूती मैं आपसे एक एक उसका एनवायरनमेंट पूछ रहा हूँ कि जैसे आप मेरी प्रॉपर आपको इको वेंटिलेशन चाहिए मकान में। इको फ्रेंडली आप इको फ्रेंडली सिस्टम को फॉलो करते हैं? इको फ्रेंडली वैसे मकान में ये होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे हाइट्स कितनी देते हैं? हाइट 10.25 फुट चलती है जैसे यहाँ। वो तो कॉमन है, तो वो तो कॉमन है। आप कॉमन ही चलती है भाई सब चीज़। नहीं, कॉमन नहीं चलती। थोड़ी हाइट्स ज़्यादा देखिए, वैसे ज़्यादा हाइट देंगे हम तो उसमें ना जो एसी की कूलिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। 10.25 फुट स्टैंडर्ड हाइट है जिसमें 4 इंच की आपकी फॉल्स सीलिंग आ जाती है और 10 फुट रेडी रहता है। आप जितनी हाइट बढ़ाएँगे उतना उसमें ना जो आपका एयर का फ्लो है या फिर जो एसी की कूलिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। बट अगर छोटी हाइट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का बोझ भी तो देश पे बढ़ता है ना फिर। उसे हमेशा गर्मी में एसी चलाना पड़ेगा। वैसे बड़ी हाइट से कोई गर्मी कंट्रोल नहीं होगी। बड़ी हाइट से बल्कि कूलिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आप मकान में इकोसिस्टम किस टाइप से पूछना चाहते हैं? आपका इकोसिस्टम से क्या मतलब है? इकोसिस्टम से मेरा ये मतलब है कि एक व्यक्ति जहाँ रहता है, वो चाहता है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी उसको मिले और वो हेल्थ के इश्यूज़ को वो फ़ॉलो करे उसका इस मकान। चीज़ के लिए भाई साहब जिन कॉलोनियों में मकान बना रहे हैं, जी। उनमें अंडरग्राउंड सीवरेज है, अंडरग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उनमें बाहर सारे पेड़-पौधे लगे होते रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमन है या पर्सनल है? हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरी गली का बना होता है। अच्छा, उस गली में हर एक 2 मकान 3 मकान के बाद चैम्बर होता है। ठीक। सड़क का जो भी पानी है उन चैम्बर्स में चला इन वो स्नॉक खड़ा वाटर कहाँ जाता है? वो पानी आगे जाके एक प्लांट बना होता है, उस प्लांट में उसका ट्रीटमेंट होकर उसको रीयूज़ करा जा सकता रीयूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं उसका? है। उसका प्लांटेशन में, क्योंकि प्लांटेशन। पूरा कॉलोनी में ग्रीनरी तो होता ही है जी, जी, जी। और ग्रीनरी, पेड़-पौधे, पार्क उनमें सारी जगह वो पार्क और पार्किंग की क्या व्यवस्था रहती है आपकी? पार्किंग में सब 40 फुट की सड़कें होती है, आजकल खुली सड़कें हैं, पार्किंग इसमें की आप कोई दिक्कत गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स का पालन पूरा करते हैं। करते हैं और मकान के अंदर भी पार्किंग होती है। तो अब तक कितने आपने ऐसे मकान क्योंकि देखिए आप एक मकान नहीं दे रहे हो, आप एक शहर को आकार दे रहे हो, आप समझना। आज आपकी कंपनी नहीं है, 1 दशक, 2 दशक या 3 दशक के बाद जब आपकी भी उम्र बढ़ेगी और कंपनी की भी उम्र बढ़ेगी, तो आपको पता लगेगा या जो लोग नई जनरेशन के हो उनको पता लगेगा कि इस डेवलपर ने इस शहर को इस प्रकार का आकार दिया। तो उस भावना की आप ज़रूर मेरा निवेदन है कि उसको आप ध्यान में रखते हुए क्योंकि बिल्डर्स तो ये चाह रहे हैं ये सोच के ही चलते हैं तभी इतने मकान बने। नहीं केवल कस्टमर नहीं, कस्टमर के साथ-साथ अपने शहर क्या भी। सब मूल पावर की चीज़ है, वो कॉलोनाइज़र्स पहले दिन से ही पूरी करके चलता है। जी। नहीं तो आज वो कॉलोनी नहीं काट पाता, पूरा गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको फ़ॉलो करना पड़ता है, पूरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक-एक चीज़ चेक होती है। जी। प्रॉपर ग्रीनरी करता है, खूब पेड़-पौधे लगाता है। आप ये देखो शहर में जहाँ गवर्नमेंट के बसे हुए एरिया हैं, वहाँ आज भी नाली सिस्टम है। बच्चों वहाँ घर में थे, नालियों में इतने कीटाणु होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है जो इन एरिया में हमारे कॉमन चलती है पानी से रिलेटेड। पानी से उनमें प्रॉब्लम। आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, बारिशों में सारी सड़कों पर, गलियों में पानी भर जाता है। इन कॉलोनीज़ में पानी नहीं भरता। इन कॉलोनी में पहले दिन चैम्बर बनाए गए। बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह ऐसा कुछ हर एक कॉलोनी में पार्क है भाई और कोई साहब। क्लब हाउस बनाते हैं आप? क्लब हाउस तो नहीं होता वैसे सब कॉलोनीज़ में। फिर भी कुछ कॉलोनीज़ में इन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, पार्क भी है, झूले भी हैं, आपस में सोसाइटीज़ भी होती है, कॉमन एरिया की लाइटिंग, वाटर सिस्टम सारा बना हुआ है। आने वाले समय में आपको आपकी क्या योजना कुछ कुछ अलग हट के आप इस शहर को देना चाहते भाई साहब मैं ना बेस्ट क्वालिटी के मकान बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों को जो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेज़ रिक्वायर्ड हैं, जो लोगों का हमें फीडबैक मिल रहा है, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उसको हम अच्छे से अच्छा पूरा कर पाएँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि हम उसको इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर पाएँ कि अगर उसी जगह पर वो कस्टमर प्लॉट लेकर मकान बनाए, तो हम जो उसको कॉस्ट दें उससे कम हो हैं? हुँ, 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 हुँ। और प्लस उसको एक
प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड मकान बना के दें, उस मकान को पैक ऐसा करके दें, साइडों में मकान बना के कि आस-पड़ोस वाला मकान है तो उसके मकान को डिस्टर्ब नहीं है। कारण क्या होता है, एक मोहल्ले में अगर इकट्ठे 20 मकान, 25 मकान बने होते हैं, तो वो मोहल्ले बसने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर प्लॉट कटे हैं, तो प्लॉट में हर आदमी मकान बनाने सोचता है, यार मैं अकेला बनाऊँगा तो शायद ना यहाँ कब बसावट होगी, वो लोग रहने वाले। हम जब एक साथ बनाते हैं तो उनको यूँ लगता है ये तो बसा हुआ ही। तो क्या आप अंदर फर्नीचर भी बना के दे रेडी टू मूव ऐसा? कुछ मकानों में हम फर्नीचर भी बना के देते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं, फ्री फर्निश्ड, कुछ सेमी फर्निश्ड होते हैं, कुछ अनफर्निश्ड होते हैं। वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कैटेगरी टू कैटेगरी। हुँ, हुँ। तो आने वाले समय में कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? एक थोड़ा-सा आपका देखो, कोई ओवरव्यू कुछ आपका? हम गंगानगर में हाउसिंग इंडस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट मकान डिलीवर कर पाएँ, अच्छी क्वालिटी का दे पाएँ, कस्टमर को, रहने वाले आदमी को मकान में कोई तकलीफ ना हो। उन मकानों की क्वालिटी पर हम पूरा ध्यान देते हैं। मकान को बेचने के बाद कस्टमर के सैटिस्फैक्शन के लिए पूरा ध्यान देते हैं। उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहती है कि मेरी टीम उस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और तुरंत उस कस्टमर के फीडबैक को सुधारे। एक मेरा आपसे सुझाव है इन सब के साथ, क्योंकि मैंने आपकी बात को समझा पूरी तरह। इसमें एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको कुछ ऐसा बनाना चाहिए, जिसमें बच्चे या तो इंडोर। जैसे आप ना 2 बातों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग कॉलोनी में सिर्फ प्लॉट लेके मकान बनाते हैं। जी। ये सारा रोल कॉलोनी वाले का है। जो आप इकोसिस्टम की, कॉलोनी में ग्रीनरी की, प्लांटेशन की बात करें, ये सब कॉलोनाइज़र ने करना है। अच्छा। ये कॉलोनाइज़र करेगा कि वहाँ क्लब हाउस बनाएगा, और स्पोर्ट्स सिस्टम। क्या कॉलोनाइज़र आज तो भेजता है वहाँ? नहीं, नहीं। अच्छा। हम लोग तो सिर्फ कॉलोनाइज़र से प्लॉट लेके ओनली मकान बनाते आपने अपना एक प्लॉट ले लिए बल्क में, हैं। उस पे आप अपने डिज़ाइन के। मकान बनाते हैं और वो सेल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने सारे विषयों के बावजूद भी चूँकि धार्मिक वृत्ति के लोग जो है, वो ये चाहते हैं कि उनका जो घर है, वो वास्तु के सम्मत हो। तो इसके लिए आप उनके लिए क्या करते हैं? भाई साहब, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। वास्तु किसी भी मकान में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। मकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका मंदिर होना चाहिए। जी। मकान के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कि वो होता है अग्निकोण, आपकी रसोई होनी चाहिए। जी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका ईशान कोण होता है, जो मंदिर के लिए। सही जगह पर बाथरूम, बेडरूम, कारण वास्तु कहीं न कहीं आदमी की रूटीन लाइफ को, उसकी प्रभावित करता है, प्रभावित है। हाँ, 100% बात है, ये मैंने कई सुना है। कोई भी मकान बनाने के लिए वास्तु का पूर्ण ध्यान रखते हैं। जी, जी। वास्तु से बाहर तो चीज़, इसके लिए क्या आपने किसी विशेषज्ञ को रखा हुआ जो केवल आपके वो हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर वास्तु के हिसाब से ही बनाते हैं और अगर हम कहीं भी वास्तु नहीं फ़ॉलो करें, मैं ये मानता हूँ कि एक मकान भी ना बने। अच्छा। हाँ, वास्तु का मकान में होना 100% जो। जी, जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, दूसरा एक आजकल क्या है, लोग ये सोचते हैं कि यार किराए का घर ठीक है, क्योंकि उसमें कोई माथापच्ची नहीं, अगले की है और महीने का पैसे दिए और वही हमने अपना जीवन चला लिया और देखेंगे जब बनाना होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि भई वो तुम जो हर महीने पैसे दे रहे हो वो ठीक है? या एक मकान अपने लिए तुम एक साथ खरीदते हो वो ठीक है? क्योंकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, हिसाब-किताब बराबर है आपका। तो आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए एक बार। भाई साहब, क्या है, गंगानगर में ना आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उस प्रॉपर्टी में आपको कंटिन्यू रिटर्न आता ही आता है। अच्छा, नहीं रिटर्न तो प्रॉपर्टी में हर जगह आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है कि कम? मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। दूसरी बात क्या है, आप जो महीने का पैसा रेंट में लगा रहे हैं, जी। अगर आप यूथ हैं, आपको जो होम लोन मिलता है वो 30 साल के पीरियड का मिलता ओके। है और आप जो रेंट में पे कर रहे हैं, उतने में आप ईएमआई पे कर सकते हैं। ये बात ठीक। अगर आप ईएमआई पे करते हैं और आपको बैंक से एक अच्छा फाइनेंस मिल जाता है, तो आप समझो एक वक़्त के साथ आपका लोन तो कम हो रहा है और प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है। यस, यस। बेसिकली आपका डबल बेनिफिट हो रहा डबल बेनिफिट हो रहा है। एक आप रेंट दे रहे हैं, आपकी एसेट्स भी नहीं बन रही, आपका रोज़ का पैसा भी कम हो रहा है और कहीं न कहीं एक रेंट के मकान पे रहना और खुद के मकान में रहने में बहुत फ़र्क है। भावनात्मक असर पड़ता बहुत फ़र्क पड़ता है और भावनगर ऐसा शहर है जिसमें हर बजट का मकान मिल जाता है और बिल्कुल पेपर वर्क होके मिलता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मिलते हैं मकान और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी। है। अच्छा। एक आजकल थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में ज़्यादा कुछ लोग क्रिप्टो में करते हैं, कुछ शेयर मार्केट में करते हैं, कुछ और दूसरी जगहों पे करते हैं। तो ये जो आप जो बिल्डअप करके जो मकान बनाते हो, तो ऐसे मकानों में जैसे इन्वेस्टमेंट किया किसी ने और उसने फिर रीसेल किया, तो आपको क्या लगता है ये कैसा रहता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन होती है मकान में, अगर मकान बनेगा,
तो अगर उसका साल भर या 6 महीने रुका रहेगा तो एक डेप्रिसिएशन में आएगा, कलर वगैरह। फिर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते एक थोड़ा क्लियर सा एक ऑडियंस को आप बताइए, जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भई किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें? वैसे डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस में फ़र्क है। अच्छा, डेप्रिसिएशन मकान में बेसिकली नहीं लगता, मकान मेंटेनेंस माँगता है। अच्छा। श्री गंगानगर में प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न आता है हुँ, हुँ। और जो आप इसको शेयर मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, शेयर मार्केट क्या है, एक आपके पास सिर्फ़ पेपर्स हैं हाथ में और कुछ भी नहीं। ये बेसिकली किसी चीज़ की वैल्यू कुछ पॉइंट्स में भी रह सकती है और अब भी रह सकती है। अब भी हो सकता लेकिन प्रॉपर्टी में अल्टीमेटली आपके पास प्रॉपर्टी तो है ही, चाहे वो मकान है, चाहे आपके पास प्लॉट है। वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए किसी रेट पे रुक जाए या थोड़ा-सा वो रेट डिक्रीज़ हो जाए। और वो आपके पास है हाथ में। आपके पास भी और अल्टीमेटली उसने बढ़ना ही है। एक वक़्त के साथ, ज़रूरतों के साथ, एरिया की डेवलपमेंट के साथ, एक जैसे-जैसे लोगों की बसावट होती है, परिवार आते हैं, मतलब उसके बढ़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक गैम्बलिंग है। जी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी मकान में इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग नहीं है। ये बेसिकली एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो कि वक़्त के साथ धीरे-धीरे एप्रिशिएट करता है। तो आपका कहना है कि इसमें इन्वेस्टर को फ़ायदा मिलता है। 100%। तो वो इन्वेस्ट किस तरीके से करे? जैसे एक यूथ है मान लीजिए, वो 20,000 या 25,000 या 30,000 की सैलरी पे काम करता है। तो वो इन चीज़ों में कैसे इन्वेस्ट करके एक आने वाले समय में जब उसकी उम्र बढ़े, उस तक वो एक अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, एक उसके पास लिक्विडिटी भी हो जाए और इस तरह से वो किस तरह से कर सकता है थोड़ा? वैसे मकानों में एक चीज़ बड़ी है कि अगर आपने मकान में इन्वेस्ट करना है, तो आप होम लोन ले सकते हैं। देखिए, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो किसी आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए, बट प्राइवेट वालों को बैंक लोन कहाँ देती है? देता है, सबको देता है बैंक, प्राइवेट वालों को भी देता है। आपकी सैलरी अकाउंट फॉर होनी चाहिए। हुँ, आपको लेट्स से 50 लाख का लोन मिला, जी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो सबसे कम लगा, दूसरी बात ईएमआई आप दे रहे हो तो मंथली आपका लोन कम होता गया, तीसरी बात आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती गई, चौथी बात आप उसी प्रॉपर्टी को रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। आपको रेंटल इनकम भी है। तो एक एसेट बन जाता है। एक एसेट में जी, सही बात। का टाइम टू टाइम। बेसिकली आज आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हर चीज़ के लिए बैंक फंडिंग नहीं मिलती। नहीं मिलती बैंक आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो बैंक थोड़ी फंडिंग, बैंक फंडिंग नहीं करेगा। तो आपको बैंक फंडिंग आज 8.5 से 9% में मिल रही है, जो कि एक हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके अलावा कुछ इनकम टैक्स में रिबेट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, अलग-अलग कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस। एक प्रकार से आप देखेंगे कि वो व्हाइट में एक अच्छी बिज़नेस बैकबोन बन सकता है प्रॉपर्टी का। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और आप ना केवल अपने शहर का, बल्कि एक रोज़गार देने वाली मशीनरी के रूप में इस शहर में स्थापित हो। तो आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा और बातचीत करता रहूँगा।